तेन यस्य माद्यन्ति भावका नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। सर्वेभ्यः नमो नमः। एकलव्य संस्कृत अकादमी, संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानम, श्री दिव्य जीवन सांस्कृतिक संघ शिवानंदाश्रम इत्येताभिः संस्थाभिः संस्कृत साहित्य अकादम्याः सहयोगेन प्रस्तुते अस्मिन् संस्कृत साहित्योत्सवे संस्कृत लिटरेचर फेस्टिवल इति कार्यक्रमे द्वितीये दिने सप्तमे सत्रे अहं व्योमशाह भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि। अस्य सत्रस्य मुख्यं केन्द्रं वर्तते भरतमुनिविरचितं नाट्यशास्त्रं। बहवोऽपि अत्र नाट्याभिलाषिणः तद्विषये जिज्ञासवः अत्र समागताः इति अधिकम् अविलम्ब्य अस्य सत्रस्य मुख्यवक्तारौ श्री महेश चम्पकलाल महोदयौ तथा च भार्गव ठक्कर महाभागाः सविनयं निवेद्यते यत् कृपया मञ्चम् अलङ्कुर्वन्तु। वयं सर्वेपि करतालतालेन तेषां स्वागतं कुर्मः। अस्माकं कृते एषः महनीयः विषयः यदस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य एतौ अतिथिमहाभागौ अत्र समुपस्थितौ। एकैकशः अहम् एतेषां परिचितिं कारयामि। अत्र श्रीमन्तः महेश चम्पकलाल महाभागाः समुपस्थिताः वर्तन्ते, अत्र मञ्चम् अलङ्कुर्वन्ति। महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय MS यूनिवर्सिटी बरोडा इत्यत्र नाट्यविभागस्य पूर्वाध्यक्षाः इमे महाभागाः इदानीम् औपचारिकरूपेण सेवानिवृत्ताः सन्तः अपि सेवापराः सन्ति। 370-19 1973 तः आरभ्य 8 वर्षाणि यावत् ते मुम्बैनगरे गुर्जरनाट्ये सक्रियाः आसन्। गिरीश कर्नाद महोदयानां दि फायर एंड द लेक इति पुस्तकस्य गुर्जरानुवादं कृतवद्भ्यः एभ्यः महाभागेभ्यः देहलीस्थ साहित्य अकादम्या गुर्जर साहित्य अकादम्या च श्रेष्ठम् अनुवादनं बेस्ट ट्रांसलेशन रूपेण पुरस्कारः सादरं समर्पितः। गुजरात संगीत नाटक अकादमी द्वारा गौरवपुरस्कारप्रदानपूर्वकम् एतेषां सभाजनं कृतं वर्तते। भरतमुनिनां नाट्यशास्त्रम् अधिकृत्य संशोधनपूर्णानि 4 पुस्तकानि, गुर्जरभाषया च निबद्धाः मौलिकाः नाट्यशास्त्र आलोचनविषयकाः 4 ग्रन्थाः महोदयानां प्रसिद्धाः प्रकाशिताः। नाटकादीनां विषये महद्योगदानं दत्तवताम् येषां महोदयानां देहलीस्थ संगीत नाटक अकादमी संस्थाने अपि एतेषां सभाजनं कृतं। सम्प्रति शिमलास्थिते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज संस्थाने टागोर फेलो रूपेण इमे महोदयाः कार्यभारं वहन्ति। एतादृशां लब्धप्रतिष्ठानां श्रीमतां महेश चम्पाकलाल महोदयानां सभाजनं कर्तुम् अहं भावना महोदयां निवेदयामि। भावना रावल महोदया संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानम् इति संस्थानस्य न्यासी वर्तते। वयं सर्वेपि करतालतालेन तेषां स्वागतं कुर्मः। धन्यतां व्याहरामि। अत्र आनर्ते अपरे विराजन्ते श्रीमन्तः भार्गवठक्कर महाभागाः देहलीस्थ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा संस्थानाद् लब्धनाट्यकौशलाः इमे महाभागाः 40 वर्षेभ्यः नाटकप्रदर्शन निदेशन निर्माणक्षेत्रेषु संलग्नाः वर्तते। कर्णावतीनगरे आयोजिते 8th थिएटर ओलम्पिक्स इति कार्यक्रमे महोदयाः मुख्यसंयोजकाः आसन्। भारतीयपरम्परासु शास्त्रीय नाट्यपद्धतिविषये जनान् प्रबोद्धुं महोदयैः वर्षद्वयात्मकस्य डिप्लोमा अभ्यासक्रमस्य निर्माणं कृतं, यत् सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयेन सहर्षं स्वीकृतम्। भारते आन्तर्राष्ट्रीय नाट्यकेन्द्रनिर्माणार्थं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन संघटिते विद्वच्चतुष्टये महोदयः एकतमः वर्तते। गोवर्धन पंचाल महोदयैः सह
गुर्जरसंस्कृतरङ्गम् इति गणे आर्यैः 5 वर्षाणि यावत् सचिवरूपेण भारः ऊढः। दूतवाक्यं प्रबुद्धरौहिणेयं भगवदज्जुकीयम् इत्यादिषु नाटकेषु प्रधानपात्रस्य अभिनयं कुर्वद्भिः तैः प्रेक्षकगणाः सम्मोहिताः। विभिन्नासु भाषासु 15 नाटकानां दिग्दर्शनं समधिक 25 च भिन्नभाषामयेषु नाटकेषु एभिः अभिनयः कृतः। सद्यः कथककलागुरूणां कुमुदी लाखिया महोदयानां जीवनं कार्यं च अधिकृत्य निर्मितस्य चलच्चित्रस्य निर्देशनम् अपि महोदयैः एव सम्पादितम्। ईदृशां लब्धयशसां श्रीमतां भार्गवठक्कर महोदयानां सभाजनं कर्तुम् अहम् अरुण ओझा वर्यान् प्रार्थये। श्री अरुण ओझा महोदयाः दिव्यजीवन सांस्कृतिक संघः इति संस्थानस्य न्यासीरूपेण सेवा ददति। यद्यपि सूर्यः इव भासवन्तौ इमौ महाभागौ तथापि खद्योतेन इव मया एतेषां यथा सामर्थ्यं किञ्चित् परिचयः कर्तुं प्रयत्नः कृतः। वयं सर्वेपि अमीषां व्याख्यानं श्रोतुं श्रवणतत्पराः स्मः। अतः अधिकं कालं न स्वीकुर्वन् अहं प्रथमं श्रीमतः महेश चम्पकलाल वर्यान् प्रार्थये यत् भरतमुनिका नाट्यशास्त्र वर्तमान परिप्रेक्ष्य इति विषयमधिकृत्य उद्बोधनं कुर्वन्तु। नमस्कार। एक बहुत बड़ी चुनौती है कि नाट्यशास्त्र जो 36 अध्याय का महाग्रंथ है, जिसको पढ़ने में करीब 10 से 15 घंटे लगते हैं, उसको केवल 30 मिनट में आपके सामने प्रस्तुत करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन भरत ने स्वयं कहा है कि छोटे से छोटे बिंदु को महासागर के समान प्रस्तुत करना वह प्रयोक्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो उस चुनौती का साभार स्वीकार करते हुए मैं आपके सामने यथामति यथाशक्ति नाट्यशास्त्र का आस्वादन कराने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली समस्या यह है कि नाट्यशास्त्र कब लिखा गया? क्या एक व्यक्ति ने लिखा? एक ही कालखंड में लिखा? भरत मुनि वास्तव में हुए थे? वास्तविक पुरुष है? ऐतिहासिक व्यक्ति है या पौराणिक? इन समस्याओं का कोई समाधान हमारे पास नहीं है। ये माना जाता है ईसा पूर्व 200 और ईस्वी सन 200, 400 साल की अवधि में नाट्यशास्त्र रचा गया। Can you imagine 400 years? It took 400 years. लेकिन आज विश्व ने माना है कि ये एनसाइक्लोपीडिया है, सर्व संग्रह है, और भारत की विश्व को ये सबसे बड़ी देन है। ऐसा कोई ग्रंथ लिखा नहीं गया। अरस्तु ने लिखा है काव्य शास्त्र, भरत ने लिखा है नाट्य शास्त्र, जिसमें काव्य शास्त्र अंतर्निहित है। तो ये हमारा सबसे बड़ा योगदान है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है, 36 अध्याय है, कुछ संस्करण में
37 अध्याय भी प्राप्त होते हैं, लेकिन कम से कम 36 अध्याय तो है ही। तो ये नाट्य शब्द को समझ लेना चाहिए। नाट्य केवल नाटक नहीं है। नाट्य में संगीत और नृत्य दोनों सम्मिलित है। इसलिए केवल नाटक का शास्त्र नहीं है, यह संगीत का भी शास्त्र है और नृत्य का भी शास्त्र है। ऐसी कोई विद्या नहीं, ऐसी कोई कला नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो हमें नाटक में दिखाई न देता हो। भरत मुनि ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है। तो भारतीय कलाओं को अगर आप समझना चाहते हो, या जिसे हम नाटक कहते हैं, वो मूल रूप से क्रीडनीयक है, अ प्ले थिंग। अंग्रेजी में शब्द है प्ले और संस्कृत में शब्द है क्रीडनीयक, मनोविनोद का साधन जो हमारे चित्त का रंजन करे। तो मूलतः उसका उद्देश्य मनोरंजन करना है। अगर कोई नाटक मनोरंजन नहीं कर सकता तो वो नाटक नहीं है, कैसा भी नाटक क्यों ना हो। पहली शर्त यह है कि वो क्रीडनीयक होना चाहिए। फिर उसकी दो विशेषता है। बहुत सारे क्रीडनीयक है, दृश्य, श्रव्य, जिसे हम आंखों से देख भी सके और कानों से सुन भी सके। तो ये क्रीडनीयक की विशेषता है। नृत्य ऐसा है जो आंखों से देखा जा सकता है। संगीत ऐसा है जो कानों से सुना जा सकता है। लेकिन नाटक एक ऐसी विधा है जो आप मंच पर उसको देख सकते हैं और उसके डायलॉग और संगीत को सुन सकते हैं। जब तक आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, आप रसास्वाद नहीं कर सकते। तो ये इसकी विशेषता है जो आज भी सटीक है। आज भी हम जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं कि भी नाटक क्या है, तो एक ऐसी विधा जो आंखों से देखी जा सके, कानों से सुनी जा सके। दृश्य, श्रव्य, क्रीडनीयक। लेकिन ये केवल क्रीडनीयक नहीं है। भरत मुनि वहां से आगे जाते हैं और उन्होंने कहा कि वेद है, ये पंचम वेद, नाट्य वेद। वेद की गरिमा प्राप्त है इसको। ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, उसके उपरांत वो सूचना का, इंफॉर्मेशन का, बौद्धिक जगत का, हमारे जो हृदय में जो संवेदनाएं उठती है, उसका प्रतिफलन हमें नाट्य में देखने मिलता है। इसलिए उसको वेद का दर्जा दिया गया। ये पंचम वेद है और इसकी रचना चारों वेदों के विभिन्न अंगों से, विभिन्न तत्वों से हुई है। तो सबसे पहला तत्व है पाठ्य, डायलॉग, क्योंकि बिना डायलॉग तो नाटक हो ही नहीं सकता। देखिए कितना तार्किक है भरत मुनि का चिंतन कि सबसे पहले ऋग्वेद से संवाद, पाठ्य लिया गया। भाषा नहीं, शब्द है पाठ्य, अ स्पोकन वर्ड, नॉट एन ऑर्डिनरी वर्ड, स्पोकन वर्ड। पाठ्य का मतलब है उच्चरित वाणी, और इसको लिया गया ऋग्वेद से, क्योंकि ऋग्वेद में संवाद है, संवाद सुक्त है, यम यमी का संवाद है, अगस्त्य मुनि और नदियों का संवाद है, तो संवाद है। तो संवाद कहां से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। ये पहला तत्व है जो नाटक की शैया है। भरत मुनि कहते हैं कि नाटक की शैया है, तो क्या है? शब्द, क्या है? वाणी। तो उसको लिया गया संवाद को ऋग्वेद से। इसके बाद जो दूसरा तत्व है वो है गीत, जो सामवेद से लिया गया। तीसरा है अभिनय, जो यजुर्वेद से लिया गया, और चौथा है रस, जो कि अथर्ववेद से लिया गया। ये तार्किक है। सामवेद में गीत है तो गीत वहां से लिया गया,
तो ये हमारे भारतीय नाट्य की परिकल्पना है कि बिना संगीत और बिना नृत्य भारतीय नाट्य हो ही नहीं सकता। आप देखिए, फिल्मों में देखिए, टेलीविजन पर देखिए, जिसे हम भारतीय नाट्य की संज्ञा देते हैं, वो केवल संवाद नहीं है, उसमें गीत भी है और उसमें नृत्य भी है। ये परिपूर्ण नाट्य तभी कहा जाता है जब उसमें गीत भी हो और नृत्य भी हो। बिना गीत, बिना संगीत, बिना नृत्य भारतीय नाट्य हो ही नहीं सकता। ये नाट्य शास्त्र के पहले अध्याय में भली भांति भरत ने बताया। अब उसका जो छठा अध्याय है, वहां भरत मुनि इन 4 अंगों के अलावा और अंगों की भी बात करते हैं और कहते हैं कि ये जो नाट्य शास्त्र है, उस नाट्य शास्त्र में किन किन अंगों के बारे में मैं बात करूंगा। ऋषि पूछते हैं कि आप नाट्य शास्त्र में क्या क्या बताओगे हमें। ये ऋषियों का और भरत मुनि का संवाद है। और भरत मुनि कहते हैं कि नाट्य, उसके 11 अंग हैं। 4 तो दिखा दिए हमें पहले अध्याय में, छठे अध्याय में कहते हैं 11, एकादश संग्रह। तो नाट्य शास्त्र क्या है? एकादश संग्रह है। 11 तत्वों की चर्चा जिसमें की गई है। 36 अध्याय में 11 तत्वों को, उसका निरूपण हमें प्राप्त होता है। और ये 11 जो तत्व है, उसमें वो 4 तत्व सम्मिलित है। तो देखिए कि 11 तत्व कौन कौन से हैं। रस, भाव, अभिनय। ये 3 शब्द तो आप जानते हो कि रस किसे कहते हैं, भाव किसे कहते हैं, अभिनय किसे कहते हैं, क्योंकि व्यवहार में हम इसका प्रयोग करते हैं। साधारण से साधारण मनुष्य भी जानता है, जिसने नाट्य का अभ्यास न किया हो वो भी जानता है कि रस क्या है, भाव क्या है, अभिनय क्या है। लेकिन इसके उपरांत जो तत्व गिनाए गए हैं, वो शायद आप पहली बार सुनते होंगे, जिन्होंने संस्कृत का या ग्रंथों का, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का, लक्षण ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है। तो मैं बता दूं कि बाकी के अंग कौन है, कौन से है। ये है धर्मी। धर्म का मतलब है स्वभाव, प्रकृति। तो धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि। फिर है स्वर, आतोद्य। आतोद्य का मतलब है वाद्य, गान और रंग। तो ये 11 तत्व है। और इन 11 तत्वों की जो गवेषणा हुई है, वो नाट्य शास्त्र है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि नाट्य शास्त्र का विषय क्या है, what is the subject matter of नाट्य शास्त्र, तो these 11 elements, they form the subject matter of नाट्य शास्त्र. So there are 11 elements which Bharat has discussed at a length in नाट्य शास्त्र in 36 अध्याय. 36 अध्याय में उन्होंने ये 11 तत्वों की चर्चा की है। ये 11 तत्व अंतर्निहित है नाट्य शास्त्र में और आंतरिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले रस। रस साध्य है। किसी भी कला का प्रदर्शन रसानुभूति के लिए है। अगर मैं मंच से कुछ बातें कर रहा हूं तो रसानुभूति के लिए। अगर आपको रस की प्राप्ति नहीं होती है तो आप यहां नहीं बैठोगे, आप चले जाओगे। रसानुभूति। हमने छोटी सी फिल्म भी देखी अंगदान के संदर्भ में, सर ने बनाई, तो उसमें भी रस की प्राप्ति हुई आपको। ये रस की अनुभूति अगर नहीं होती है, किसी भी कला का प्रयोजन क्या है? रस की प्राप्ति करवाना।
तो भरत मुनि ने 8 रस बताए हैं। और देखिए, संसार में ऐसी कोई फिल्म नहीं, ऐसा कोई नाट्य नहीं, ऐसा कोई टेलीविजन शो नहीं है जिसमें इन 8 रसों में से किसी 1 या 2 रस का प्राधान्य न हो। आज भी सटीक है, इतने सालों के बाद। सबसे पहले श्रृंगार। बिना श्रृंगार आप देखिए फिल्म नहीं होती, नाटक नहीं होता। दूसरा है हास्य, तीसरा है करुण, चौथा है रौद्र, पांचवा वीर, छठा भयानक, सातवां बीभत्स और 8वां अद्भुत। इन 8 रसों के अलावा कला की सृष्टि हो ही नहीं सकती। छोटे बच्चे हैं अद्भुत रस, स्त्री है करुण रस, आम जनता है हास्य रस, युवा है श्रृंगार रस और वीर रस, और बाकी रौद्र रस। विशेषता यह है कि बीभत्स को भी रस माना गया है। बीभत्स का मतलब ऑब्सीन नहीं, लेकिन जो घिनौना है, संसार में जिसको देखकर हम अपना मुंह फेर लेते हैं, उनको जब हम पर्दे पर देखते हैं या मंच पर देखते हैं तो रसास्वाद प्राप्त होता है। ये हमारी सबसे बड़ी देन है विश्व नाटक को, कि हमने बीभत्स को भी रस माना है। तो ये रस है 8, और इन 8 रसों का आगे चलकर शांत, उसको भी रस माना गया। अभिनव गुप्त ने अपनी टीका में रस के रूप में शांत का भी स्वीकार किया। तो देखिए, ये 8 रस हो गए। इन 8 रसों का सीधा संबंध भाव से है। रस की उत्पत्ति कहां से होती है? रस की उत्पत्ति होती है भाव से, इमोशंस, सेंटिमेंट्स। जब तक दर्शक के हृदय में भावों की, संवेदनाओं की सृष्टि नहीं होती, वो रस की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो हर रस का कोई न कोई स्थायी भाव है। भरत ने बताया कि कुल there are 49 काइंड ऑफ इमोशंस, कुल मिला के 49 भाव है। और इसका वर्गीकरण किया उन्होंने और बताया कि 3 प्रकार के भाव है। एक स्थायी है जो हर व्यक्ति में मौजूद है, ये जो हर व्यक्ति में मौजूद है, साहित्य की हर कृति में मौजूद है, उसे स्थायी कहा गया, स्थिर है, और उसका सीधा संबंध रस से है। तो देखिए, श्रृंगार, तो उसका स्थायी भाव क्या है? रति। रति होगी तो श्रृंगार की सृष्टि होगी। हास्य, तो उसका स्थायी भाव क्या है? हास्य। करुण, उसका स्थायी भाव है शोक। रौद्र, उसका स्थायी भाव है क्रोध। वीर, उसका स्थायी भाव है उत्साह। भयानक, उसका स्थायी भाव है भय। बीभत्स, उसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। और अद्भुत, उसका स्थायी भाव है विस्मय। तो ये जो 8 स्थायी भाव है, हर व्यक्ति इसकी अनुभूति करता है, और ये 8 ही स्थायी भाव है। और शांत को अगर रस के रूप में हम स्वीकार करें तो निर्वेद उसका स्थायी भाव है। तो हर भाव से रस की सृष्टि होती है। तो ऐसे 33 आने जाने वाले संचारी भाव है। मद, मोह, शंका, असूया, ये हर व्यक्ति में नहीं होती, कुछ लोगों में होती है। लेकिन कुछ लोगों में होते हुए भी बड़ा नाटककार उसको स्थायी के रूप में बता सकता है। जैसे शेक्सपियर ने नाटक लिखा ओथेलो, तो उसमें शंका है, शंका केंद्रीय भाव है। तो आप देखिए कि जब शेक्सपियर जैसा बड़ा नाटककार नाटक लिखता है तो वो शंका को केंद्र में रखता है, जिसका विवरण भरत मुनि ने
संचारी भाव के रूप में किया है। ऐसे 33 है, देयर आर 33 संचारी भाव, और बाकी जो 8 है वो है सात्विक भाव। सात्विक भाव जो एकाग्र मन से, unless and until an actor feels the character and the emotions of the character, he will not be able to present सात्विक भाव। ये सात्विक भाव ऐसा है जो मन से अनुभव करना। जब तक हम मन से अनुभव नहीं करते इसका प्रदर्शन नहीं कर सकते। जैसे पसीना आना, उसकी एक्टिंग अगर नट करना चाहते हैं तो ही शुड फील all the emotions of the character. Unless and until he feels, he will not be able to show those emotions. इसलिए उसको सात्विक कहा गया है। मन से, सत्व का अर्थ है मन, एकाग्र चित्त, और एकाग्र चित्त से जो उत्पन्न होता है वो है सात्विक भाव। 8 है, रोमांच होना, प्रलय होना, वेप्थु, गिर जाना, मूर्छा, ये सारा है। अनलेस एंड अनटिल यू फील फ्रॉम विद इन यू कैन नॉट शो। जो आज सिखाया जाता है एक्टर को हाउ टू फील द कैरेक्टर, वो है सात्विक। तो 8 सात्विक। तो देयर आर 49 इमोशंस। और आज का जो हमारा मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान में आप देखिए देयर आर 49 बेसिक इमोशंस। तो आज इतने सालों के बाद भी भरत उतना ही प्रस्तुत है जब वो साइकोलॉजी की बात करता है। तो ये हो गया रस भाव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रस का साधन है, रस का प्रादुर्भाव क्यों होता है और कैसे होता है, वो है अभिनय। लेकिन अभिनय के बारे में हमें भली भांति जान लेना चाहिए कि द वर्ड एक्टिंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू अभिनय। अभिनय इज मच मोर देन एक्टिंग। आज हम अभिनय का अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते हैं एक्टिंग। द एक्टिंग इज नॉट द सिनोनिम वर्ड फॉर अभिनय। अभिनय इज मच मोर देन मियर एक्टिंग। तो क्या है अभिनय? क्या है उसका अर्थ? देखिए, अभी टॉवर्ड्स, नए ले जाना, नाटक के अर्थ को, नाट्यार्थ को दर्शकों तक ले जाना, दैट इज अभिनय। दैट इज मच मोर देन एक्टिंग। एक्टिंग इज भाव प्रदर्शन, बट हमारा भाव प्रदर्शन दर्शकों तक पहुंचा कि नहीं, दैट वी हैव टू सी। एन एक्टर, it's a duty of an actor to see that whatever he does on the stage, it reaches the audience. क्योंकि ऑडियंस को रस की प्राप्ति करवानी है, और रस की प्राप्ति तभी हो सकती है जब नाट्यार्थ को वो दर्शक तक पहुंचाए। सो इट्स एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। प्रत्यायन है, संप्रेक्षण है। इट इज नॉट मियरली एन एक्सप्रेशन, इट इज कम्युनिकेशन। तो अभिनय शब्द का अर्थ एक्टिंग से कहीं अधिक है, और अभिनय के 4 प्रकार माने गए हैं। द फर्स्ट, आंगिक अभिनय। अंगों के माध्यम से, नट हो या नर्तक हो, अंगों के माध्यम से वो नाटक के अर्थ को दर्शक तक ले जाता है। दूसरा है वाचिक, वाणी के द्वारा नाटक के अर्थ को दर्शक तक ले जाता है। तीसरा है सात्विक, जिसकी अभी बात की। सात्विक अभिनय, भावों का अभिनय, भावों को दर्शक तक पहुंचाना, भावों से परिप्लावित कर देना दर्शक समूह को, यह अभिनय का कार्य है। और चौथा जो सबसे अहम है, जो आज एक्टिंग के साथ रिलेटेड नहीं है, एक्टिंग के दायरे में जो नहीं आता है, वो है आहार्य। आहार्य का मतलब है कृत्रिम, विच इज आर्टिफिशियल, विच इज नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर बॉडी। देखिए, मन, वचन और कर्म, हम कहते हैं ना कि ईश्वर की प्रार्थना
हमें मन वचन कर्म से करनी चाहिए. The actor also should act with मन वचन कर्म. कर्म आंगिक, वचन वाचिक and मन सात्विक. तो these are the natural elements of the human body. लेकिन जो चौथा है वो कृत्रिम है, आहार्य है, which is not the part and parcel of natural human body. वो है वेशभूषा, रंगभूषा, प्रॉपर्टी, सेट. ये ह्यूमन बॉडी का कोई हिस्सा नहीं है. लेकिन बाकी तीन ह्यूमन बॉडी के हिस्से हैं, मन वचन कर्म, आंगिक वाचिक सात्विक. लेकिन जो आहार्य है वो आहार्य एडिशनल है, ना हो तो भी चले. इसलिए आप संस्कृत नाटक के प्रदर्शन में देखोगे कि उसके बिना, सेट के बिना नाटक की प्रस्तुति हो सकती है. इसलिए भरत मुनि ने आहार्य को कृत्रिम बताया, लेकिन नेसेसरी बताया. पात्र को रूप देने वाला कौन है? मेकअप, ड्रेस. अगर कृष्ण बनकर आपके सामने मुझे आना है तो आई मस्ट हैव द प्रॉपर कॉस्ट्यूम, प्रॉपर मेकअप ऑफ लॉर्ड कृष्णा. इसके बिना दर्शकों के हृदय में पात्र की आकृति पैदा नहीं होती. पात्र को आकृति कौन देता है? आकृति देता है आहार्य. और पात्र को जीवित कौन करता है? आंगिक, वाचिक और सात्विक. आंगिक, वाचिक, सात्विक से पात्र का सृजन होता है, लेकिन उसकी जो छवि है, द एक्सटर्नल, इट इज क्रिएटेड बाय कॉस्ट्यूम, बाय मेकअप, बाय प्रॉपर्टी. तो इसका समावेश आहार्य में हुआ. 4 प्रकार के अभिनय भारत ने बताए, वो आज भी प्रस्तुत है. इसके अलावा 2 और अभिनय है जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है, और वो है चित्राभिनय, अ पिक्टोरियल एक्टिंग विच इज लाइक पैंटोमाइम. वो आंगिक अभिनय का एक हिस्सा है, और अंगों के माध्यम से सृष्टि की रचना करना. देयर आर मैनी मैनी हैंड जेस्चर्स, हस्त मुद्राएं इतनी सारी कि इन मुद्राओं से आप पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हो. दिन नहीं है, रात्रि नहीं है, विस्तीर्ण समंदर नहीं है, विशाल पर्वत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन फिर भी जो नट है, नर्तक है, वो हस्त मुद्राओं से इसकी सृष्टि कर सकता है. एंड दैट इज नोन एज चित्राभिनय. चित्रों का सर्जन करना, पिक्चर्स, टू क्रिएट पिक्चर्स, एंड दैट इज पैंटोमाइम. जो आज हम पैंटोमाइम कहते हैं, वो भरत ने उसकी चर्चा की है, एंड दैट इज चित्राभिनय. एंड अनदर इज द 6th काइंड ऑफ अभिनय, इट इज सामान्य अभिनय. सामान्य अभिनय वो है जो वाक, अंग और सत्व से प्रस्तुत किया जाता है. विदाउट आहार्य, केवल सत्व से, केवल अंगों से और केवल वाणी के संयोग से नाटक को प्रस्तुत करना, दैट इज द 6th काइंड ऑफ अभिनय विच वी आर नॉट डिस्कसिंग एट अ लेंथ. तो 6 बाकी जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है उसमें 4 अभिनय की चर्चा. अभिनय दर्पण में भी 4 अभिनय, आंगिकम भूनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि तम नुमः सात्विकम शिवम. तो 4 अभिनय. अभिनय दर्पण नंदिकेश्वर कहते हैं, पहला श्लोक. लेकिन भरत ने और 2 दिए, चित्राभिनय और सामान्य अभिनय. हम आगे चलते हैं. इन अभिनय के अलावा अब जो है आपके सामने वाचिक अभिनय में एक बात कहना भूल गया.
नाट्य शास्त्र में कहीं भी नट या नर्तक ऐसी संज्ञा प्राप्त नहीं होती है। संज्ञा है प्रयोक्ता, जो प्रयोग करता है। जो भी प्रयोग करता है वो प्रयोक्ता कहलाता है। संगीत उसका रचने वाला प्रयोक्ता, नृत्य करने वाला प्रयोक्ता, नाट्य करने वाला प्रयोक्ता, एक ही शब्द है प्रयोक्ता, जो प्रयोग करे। नट या नर्तक, इन शब्दों को छोड़कर भरत मुनि ने एक ही शब्द दिया। तो नाट्य के सृजन में तीन चेतनाओं का, थ्री क्रिएटिविटीज। एक है कवि। भरत मुनि ने नाटककार नहीं कहा है, कवि कहा है। कवि, कवि हु क्रिएट्स। वो क्या करता है? अनुकीर्तन करता है। देयर इज अ वर्ड अनुकीर्तन, जो पूरी कहानी को फिर से आपके सामने प्रस्तुत करता है। कालिदास क्या करता है? महाभारत से लिया गया दुष्यंत और शकुंतला का उपाख्यान, उसका फिर से विवरण करता है, फिर से कथा कहता है, एंड दैट इज अनुकीर्तना। वो अनुकीर्तन करता है। तो प्रयोक्ता है। जो दूसरी क्रिएटिविटी है वो है जो अनुकरण करता है। आपके सामने दुष्यंत बनकर आता है, आपके सामने प्रस्तुत होता है शकुंतला बनकर। तो व्हाट डज द एक्टर डू? इमिटेट्स। उसके पास वो शक्ति है, अनुकरण। तो एक है अनुकीर्तन जो कि कवि करता है, एक है आपके सामने प्रयोग करने वाला प्रयोक्ता, जो कवि द्वारा निर्मित चरित्र को आपके सामने उसने क्रियाकलाप देखे हैं और उसका अनुकरण करके आपके सामने वो प्रस्तुत करता है। और तीसरी शक्ति है दर्शक की। बिना दर्शक नाटक नहीं हो सकता, कला नहीं हो सकती। तो वो क्या करता है? अनुदर्शन। फिर से दिखता है। नाटक जैसे समाप्त हो गया, पर्दा गिर गया, वो जैसे घर गया, फिर से उसका सृजन होता है। कहां? उसके मन की जो भूमि है उस पर उसका पुनः अवतार होता है। He revisualizes the whole thing and that is अनुदर्शन। तो भरत मुनि ने तीन शब्द दे दिए हमें, अनुकीर्तन, अनुकरण और अनुदर्शन। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जहां आपको ये तीन शब्द मिलते हो। पश्चिम की ऐसी कोई अवधारणा नहीं है जहां इन तीन शब्दों का समावेश न होता हो। इसलिए भरत मुनि एक कदम आगे है। तो देखिए, वाचिक अभिनय के अंतर्गत उन्होंने कवि को भी मार्गदर्शन दिया है। भाषा, आप छंद नहीं जानते, आप काव्य के गुण को नहीं जानते, आप अलंकार नहीं जानते, तो आप नाटक नहीं कर सकते। An actor must know the prosody. He must know the nuances of the language. जिस भाषा में आप प्रस्तुत करो, उस भाषा को आपको पूर्ण रूप से आत्मसात करना है। Unless and until you know the language, you cannot present the play. भरत मुनि ने स्पष्ट रूप से कहा है। इसलिए कवि के लिए भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया है कि नाटक कैसे लिखा जाए, चरित्र का निर्माण कैसे हो, कथानक का निर्माण कैसे हो। तो वाचिक अभिनय के अंतर्गत उन्होंने शिक्षा दी है, न केवल नट को, कवि को भी। तो वाचिक अभिनय का दायरा बहुत विस्तृत है। 10 रूपक बताए गए हैं, नाटक, प्रकरण इत्यादि 10 रूपक। इसकी चर्चा भी नाट्य शास्त्र में विस्तार से हुई है। तो हम देखते हैं कि वाचिक अभिनय में जो नट के लिए उपयोगी है वो है पाठ्य गुण, द वॉइस। और अंग्रेजी में शब्द है वॉइस एंड स्पीच। पश्चिम में बहुत सारे ड्रामा डिपार्टमेंट है, वहां नाम दिया गया है द डिपार्टमेंट ऑफ वॉइस एंड स्पीच। वाचिक अभिनय, ये और कुछ नहीं है, हमारा वाचिक अभिनय है। तीसरा जो आहार्य है,
वो आहार्य में 4 प्रकार बताए गए हैं। उसमें पहला है पुस्त। पुस्त का मतलब है मॉडल मेकिंग। किस तरह से आप जर्जर का निर्माण करोगे, वज्र का निर्माण कैसे करोगे, जो आयुध है उसका निर्माण कैसे करोगे, उसकी पूरी चर्चा भरत मुनि ने आहार्य के अंतर्गत की है। दूसरा है अंग रचना। आज तो हम मेकअप सिर्फ फेस का करते हैं, लेकिन भरत मुनि बताते हैं कि देवों को और दानवों को अलग करना है, पृथक करना है। यू हैव टू पेंट द एंटायर बॉडी। अंग रचना। कृष्णा केवल श्याम रंग, केवल फेस नहीं होगा, पूरा शरीर। तो अंग रचना। कृत्रिम अंगों, रावण के 10 माथे, 10 सिर कहां से लाओगे? An actor who enacts the role of रावण, 10 उसके सिर होने चाहिए। कहां से लाओगे? अंग रचना। और भरत मुनि ने मास्क मेकिंग, यू विल बी सरप्राइज, आहार्य के अंतर्गत हाउ टू मेक मास्क, उसकी चर्चा की है। 2500 साल पहले मुखौटों का निर्माण कैसे किया जाए, पूरी उसकी विधि बताई गई है। और उसका शब्द देखिए, मुखौटा शब्द नहीं है, प्रतिशीर्ष, एक दूसरा चेहरा, प्रतिशीर्ष, प्रति मुख, एक नया मुख जो आप मुखौटों से बनाते हैं। And he has given the detailed procedure of mask making, उस आहार्य के अंतर्गत। फिर मालाएं, आप देखिए पौराणिक नाटकों की प्रस्तुति होती है फिल्मों में या टेलीविजन सीरियल में, बहुत सारी मालाएं होती है। वस्त्र, आभरण, वस्त्रों से ढका हुआ पूरा शरीर। और चौथा है संजीव, क्योंकि संस्कृत नाटकों में जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का भी प्रवेश होता था। आप देख लीजिए अभिज्ञान शाकुंतल में हिरण, तो हिरण कहां से लाओगे? सचमुच का हिरण लाओगे तो वो थिएटर में रहेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए? An actor has to personify as an animal, and that is the 4th kind of आहार, मुखौटा। किसका? हिरण का। किसका? सिंह का। सिंह के बच्चे के नाक, वो कहां से आए? कहां से लाओगे तुम? भरत मुनि सोचते हैं और कालिदास फिर उसका आपके सामने दृष्टांत प्रस्तुत करता है। एक कालिदास ही ऐसे हैं जिन्होंने पूरे नाट्य शास्त्र में जो भी बताया गया है, कहीं न कहीं अपने नाटकों में उसका प्रयोग किया है। He was well versed with नाट्य शास्त्र। भास चाहे जाने या न जाने, लेकिन कालिदास बिल्कुल परिचित नाट्य शास्त्र से। तो इन्होंने उसका प्रयोग करके आपके सामने। अब हम आगे चलते हैं। लोकधर्मी, नाट्यधर्मी, ये शब्दों का प्रयोग पहली बार नाट्य शास्त्र में हमें प्राप्त होता है। वन विच इज रियलिस्टिक, यथार्थवादी, वो है लोकधर्मी। और केवल जिसका नाटक में ही प्रयोग होता है, नाटकीय होता है, थिएट्रिकलिज्म, दैट इज नाट्यधर्मी। वृत्ति क्या है? द स्टाइल ऑफ एन एक्टर। ईच एक्टर हैज गॉट हिज ओन स्टाइल। कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो डायलॉग डिलीवरी में उनकी महारत हासिल है, वॉइस में उनकी महारत हासिल है। केवल वॉइस के जरिए दे कैप्चर द ऑडियंस, एंड दैट इज भारतीय वृत्ति, डायलॉग की अदायगी। कुछ एक्टर ऐसे होते हैं वो गीत और नर्तन के माध्यम से दर्शक को आकृष्ट करते हैं, दैट इज कैशी की वृत्ति। कुछ ऐसे होते हैं अभिनेता जो भावों के अभिनय से आपको आकृष्ट करते हैं, सात्वती वृत्ति। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्शन में माहिर होते हैं,
दैट इज आर उद्धत चेष्टाओं के द्वारा आपको आकृष्ट करते हैं। आज भी सटीक है, आज के एक्टर को चारों वृत्तियों में महारत हासिल करनी, वॉइस डिलीवरी, एक्शन, म्यूजिक एंड डांस एंड इमोशंस। जब तक इन चारों में महारत हासिल नहीं है, ही इज नॉट परफेक्ट एक्टर। ये भरत मुनि ने बताया। चारों अब देखिए कि वृत्तियों का उसको आत्मसात करेंगे। फिर है प्रवृत्ति, स्थानीय विशेषता, कौन सा चरित्र कौन से देश से आया, उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से, कश्मीरी है, द्रविडियन है, क्या है? The character belongs to certain region and the regional identity the actor has to bring. जो भाषा, जो वाणी, जो व्यवहार, जो आचार उस प्रदेश के हो, उस प्रदेश को। आज के हमारे केवल अभिनेता नहीं, नेता भी वो जानते हैं कि कौन से प्रदेश में हम जा रहे हैं और उस प्रदेश की विशेषता क्या है, उस देश का शब्द कौन सा ले लेते हैं, वहां की वेशभूषा ले लेते हैं और फिर आपके सामने प्रस्तुत है तो जुड़ जाते हैं आप। तो भरत मुनि कहते हैं कि यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ प्रवृत्ति एंड देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रवृत्ति। और ये 4 जो हमारे जीवन है उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। उत्तर वो है आवंतिक, दक्षिण दाक्षिणात्य, मागधी पूर्व, और जो चौथी है पांचाल, ये है हमारे जो वेस्टर्न, उसके साथ वो पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। सॉरी, मैं थोड़ा उत्तर के साथ है पांचाली, हिमालय के साथ, पश्चिम के साथ आवंती, दक्षिण के साथ दाक्षिणात्य और पूर्व के साथ मागधी। इसके बाद हम देखते हैं जो 3 सिद्धि जो तत्व है वो संगीत से जुड़े हैं। स्वर, 7 स्वर जो आज भी है, आतोद्य, वाद्य, तंतु, चमड़े से मढ़ा हुआ चर्मवाद्य, छिद्र वाला जैसे बांसुरी, सुशील वाद्य और घन जैसे मंजीरा। तो इन 4 वाद्यों को भी भरत ने विस्तार से चर्चा की है। उसके बाद उन्होंने जो चर्चा की है वो गीत की है, द एंट्री सॉन्ग एंड द एग्जिट सॉन्ग एंड द सिचुएशनल सॉन्ग्स। जो आगमन गीत है, आवन गीत है, उसकी चर्चा, तो निष्क्रमण होता है, प्रावेशिक की ध्रुवा, निष्क्रामी की ध्रुवा एंड सिचुएशन। और अंत में भरत मुनि कहते हैं सिद्धि, द सक्सेस ऑफ द प्ले इट डिपेंड्स अपॉन आपका प्ले सक्सेस हुआ कि नहीं, ये आपको कैसे मालूम होगा? दर्शकों की प्रतिक्रिया से। तो एक जमाना ऐसा था जब दर्शक बहुत ही प्रसन्न हो जाते तो कहते वाह वाह, हाँ साधु साधु। तो ये है वाणी के माध्यम से प्रतिक्रिया देना। लेकिन कुछ लोग उससे आगे बढ़कर अंगुली प्रदान, अपने अंगूठियों को निकालकर दर्शक अभिनेताओं को फेंकते थे। इन ओल्ड प्रोफेशनल गुजराती थिएटर देयर आर मेनी इंस्टेंसेस कि लोग इतने प्रसन्न हो जाते कि पैसों की बौछार करते। तो भरत ने इसका जिक्र किया है। तो इस प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती है वो मानुषी है। दैट इज अ ह्यूमन सक्सेस, इट्स अ ह्यूमन नेचर। लेकिन देयर एन अनदर सक्सेस, एक दूसरी सिद्धि ये है दिव्य देवी। बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं, दर्शक इतने लीन हो जाते हैं भाव में कि तालियां बजाना भी भूल जाते हैं। अपनी कुर्सी से वो पर्दा गिरने के बाद भी वहां से उठते नहीं, बैठे रहते हैं, इतने खो जाते हैं, इतने रसलीन हो जाते हैं कि तालियां बजाना भी भूल जाते हैं। वो ऑडिटोरियम में बैठे हैं, ये भी भूल जाते हैं। एंड दैट इज द प्राइम सक्सेस
and that is the Devi success, divine success. और हर नाटक का यही उद्देश्य होना चाहिए, ये भरत मुनि कहते हैं। एक अंग रह गया, and that is रंग, the stage, उसके बारे में भार्गव जी बात करने वाले हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। नमस्कार। धन्यवादः महोदय। कागर में सागर वर्णा इति उक्तिं महोदयः सत्यं चरितार्थं कृतवन्तः। वयं साधु साधु इति उक्त्वा तेषाम् अभिवादनं कुर्मः। साधु साधु। इदानीम् अत्र मञ्चे विराजन्ते भार्गव ठक्कर वर्याः। एतेषां विषयः तादृशः वर्तते यत् एकः एव श्लोकः स्मर्यते भारतीयनाट्यशास्त्रात्। भरतस्य वचः श्रुत्वा पप्रच्छुर्मुनयस्तदा भगवन् श्रोतुमिच्छामि यजनं रङ्गसंश्रयम्। अहं भार्गव ठक्कर महाभागान् निवेदयामि यदत्र आगत्य कृपया भरत का रङ्गमण्डप इति विषयं स्वीकृत्य उद्बोधनं कुर्वन्तु। वड़िल मित्र प्रोफेसर महेश चंपकलाल, उनको प्रणाम। उनसे मैंने बहुत सीखा है, जाना है, और भरतनाट्य शास्त्र की थियरी में आज मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा अध्यापक होगा जो इतनी डिटेल में आपको भरतनाट्य शास्त्र के बारे में बता सकता है। नमस्कार वंस अगेन आप सबको। इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए मैं श्री मिहिर भाई और एकलव्य अकादमी का आभार व्यक्त करता हूं। और आज का मेरा विषय है भरत का रंग मंडप। प्राचीन संस्कृत नाटक खुले मंच पर खेले जाते थे और बंद नाट्य गृह में भी खेले जाते थे। नाट्यशास्त्र में इसके स्पष्ट निर्देश हैं। सुंदर पर्वतमाला, सुरम्य कंदराएं और झरनों से घिरे हिमालय पर्वत प्रदेश में अनेक भूतगण की उपस्थिति में पूर्व रंग विधान के पश्चात अमृत मंथन नामक समवकार और त्रिपुरदाह नामक डीम का प्रयोग किया गया था। ऐसा विधान है। दैत्य दानव नाशन नामक युद्ध प्रधान समवकार या डीम या इहा मृग का प्रदर्शन इंद्रध्वज महोत्सव के दौरान भरत मुनि के 100 पुत्रों द्वारा किया गया था। ऐसा भी विधान है। नाट्यशास्त्र के दूसरे अध्याय में नाट्यगृह के बारे में पूर्ण विवरण दिया गया है। अब हम ये सोचते हैं कि खुले मंच पर भी खेले जाते थे संस्कृत नाटक, तो बंद नाट्यगृह की आवश्यकता कैसे पड़ी और ऐसा क्या हुआ कि बंद नाट्यगृह बनाना पड़ा, उसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। तो हुआ ये कि महेंद्र विजय उत्सव के समारोह में भरत मुनि ने अपने 100 पुत्रों की मदद से संफेट अर्थात जिसमें क्रोध पूर्ण संवाद हो ऐसे दृश्य, विद्रव अर्थात शंका, भय अथवा त्रास के कारण होता हुआ पलायन वगैरह व्यापार का निरूपण करते हुए एवं मल्ल युद्ध के दृश्यों को दर्शाते हुए दैत्य दानव नाशन नामक समवकार प्रस्तुत किया गया।
जिसमें दैत्य और दानवों के पराजय की कथा का निरूपण था। समग्र देवतागण इस प्रस्तुति से खुश हुए और ध्वजा, सिंहासन, छत्र, सिद्धि, श्रव्य गुण, भाव, रस और रूप देकर भरत मुनि के कलाकार दल का उन्होंने सम्मान किया। किंतु दूसरी तरफ पराजय वाला दृश्य देखते ही विरूपाक्ष और अन्य दानव क्रोधित हो गए, विध्वंस करने लगे, नटों के पाठ्य, कार्य, व्यापार और स्मृति को स्तंभित कर दिया, सूत्रधार को मूर्छित कर दिया, चारों ओर भय और आतंक फैल गया। देवराज इंद्र ने अपने ध्वज से असुरों पर प्रहार किया और उन्हें जर्जरित कर दिया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। और इस बात को लेकर भरत मुनि ने जब पूरा वाक्य ब्रह्मा जी को सुनाया, तब ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को नाट्यगृह के निर्माण का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने तत्काल भव्य नाट्य मंडप का निर्माण किया। ऐसा विधान नाट्य शास्त्र में है। कई संशोधक, विद्वान आज तक उस नाट्य मंडप को संपूर्ण भारत में खोज रहे हैं, कहीं किसी को मिला नहीं है। स्वर्गस्थ प्राध्यापक गोवर्धन पांचाल ने उसी की खोज करते हुए पूरी अपनी जिंदगी बिता दी और 1996 में वे शांत हो गए। काश कहीं तो मिलता। अगर नहीं भी मिला है तो भारतवर्ष में कहीं तो इसका निर्माण नए सिरे से भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास में उसका पूरा विवरण है। अध्याय 2 में नाट्यशास्त्र में पूरा विवरण दिया गया है। सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है और फॉलो करके ये नाट्यशास्त्र के अनुसार एक इमारत बनानी है, जो पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल ऐसी कोई बात नहीं है, आज के दिन में भी पॉसिबल है। नाट्यशास्त्र के दूसरे अध्याय में एंटायर थिएटर बिल्डिंग के संदर्भ में नाट्य मंडप, नाट्य वेशम, नाट्यगृह, प्रेक्षागृह, मंडप इत्यादि संज्ञाओं का प्रयोजन हुआ है। स्लाइड नंबर 1 दिखाइए। नाट्यगृह की रचना, कंस्ट्रक्शन ये नहीं होगी। स्लाइड नंबर 1। नाट्यगृह की रचना, कंस्ट्रक्शन इस तरह से होनी चाहिए, इसकी विस्तृत चर्चा नाट्यशास्त्र के द्वितीय अध्याय में, जैसे मैंने बताया, की गई है। शुरुआत भूमि परीक्षण और परिशोधन से करने का निर्देश है। नाट्यगृह का निर्माण करने वाले शिल्पी को जिस जगह नाट्यगृह निर्माण होने वाला हो उस भूमि का परीक्षण करना चाहिए और वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ भावना के साथ कार्य का प्रारंभ करना चाहिए। यहाँ भी देखिए, मैकेनिकल बात नहीं चलेगी। आपके पास में शुभ भावना हो तभी आप इस कार्य का प्रारंभ करें, और ऐसा ही निर्देश नाट्यशास्त्र में दिया गया है। समतल, स्थिर, कड़क काली मिट्टी और उजली मिट्टी जहां पर हो वहां नाट्य मंडप की रचना का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। जमीन की ठीक तरह खुदाई करने के बाद उसमें नई मिट्टी मिलाकर समतल भूमि तैयार करनी चाहिए। ये देखिए कितनी डिटेल में भरत मुनि ने लिखा है। मैं अगर सारी चीजें नाट्य मंडप के बारे में बताने जाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बता नहीं सकता इतने कम समय में, इसलिए मैं कुछ चीजें जो मेन बातें हैं नाट्य मंडप की उसके बारे में ही बात कर पाऊंगा। अगर मैं पूरा डिटेल दूसरा अध्याय आपके साथ में चर्चा करूं तो कम से कम मुझे महेश भाई 2 दिन तो लगेंगे ही, 2 दिन लगेंगे। ठीक है, मगर जो भी हमारे पास में समय है उसका पूरा उपयोग करेंगे हम। जमीन की ठीक तरह से खुदाई करने के बाद उसमें नई मिट्टी मिलाकर एक समतल भूमि तैयार करनी चाहिए। भूमि परीक्षण और परिशोधन के पश्चात रज्जु ग्रहण, मतलब नाट्य शास्त्र में दिए गए नाप के अनुसार
पुष्य नक्षत्र में कपास, ऊन या वृक्ष की छाल से बनी रस्सी का प्रयोग करके नाप लेकर सावधानी से मार्किंग करना चाहिए। उसके बाद भूमि योजना मतलब मार्किंग की गई भूमि विभाजन मतलब ग्राउंड प्लान। आपको मैं ग्राउंड प्लान भी दिखाऊंगा। आप सोचिए आज से 2500 साल के पहले इसका ग्राउंड प्लान बना हुआ था नाट्य मंडप का। हम आज सोच भी नहीं सकते कि ग्राउंड प्लान कैसे बनाया गया होगा। हम आगे देखेंगे, हम आपको दिखाते हैं। मंगल विभाजन ग्राउंड प्लान के अनुसार करना चाहिए। मंगल वादन के साथ नाट्य गृह की आधारशिला का स्थापन करना चाहिए, ऐसा विधान है। यहाँ पर भूमि योजना ग्राउंड प्लान का उल्लेख हुआ है, तो हमारे प्रोफेसर गोवर्धन पंचाल के द्वारा निर्मित ग्राउंड प्लान को हम आगे देखेंगे। भरत मुनि ने आकार की दृष्टि से नाट्य गृह के 3 भेद बताए हैं। स्लाइड नंबर 2, विकृष्ट अर्थात लंब चौरस रेक्टेंगुलर। शायद आपको अगर ठीक से ना दिखता हो तो मैं कंट्रास्ट के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा कम करें कंट्रास्ट। लंब चौरस सब समझते हैं। उसके बाद में स्लाइड नंबर 3, चतुरस्र अर्थात चौकोर मतलब स्क्वायर, यह है स्क्वायर। और त्रियस्त्र मतलब त्रिकोण, ट्रायंगल। 4 नंबर, ये त्रियस्त्र। ये 3 आकार दिए गए हैं और मेनली आप आज भी देखोगे किसी भी भवन में यही 3 आकार आपको दिखेंगे, कहीं ना कहीं यही 3 आकार आपको देखने को मिलेंगे। इन तीनों आकार को परिमाण अर्थात नाप भी दिए गए हैं। ज्येष्ठ, स्लाइड नंबर 5 दिखाइए। ज्येष्ठ मतलब 108 हस्त। एक हस्त को आप 1 हस्त इज इक्वल टू 1.5 फीट, इस तरह से आप गुणांक में देख सकते हैं। ज्येष्ठ मतलब 108 हस्त। नाट्य गृहों की व्यवस्था भरत मुनि के अनुसार देवों के लिए ज्येष्ठ मतलब 108 हस्त का होना चाहिए, राजाओं के लिए मध्यम मतलब 64 एवं सामान्य प्रजाओं के लिए 32 मतलब कनिष्ठ, छोटा सा नाट्यगृह इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अभिनव गुप्त कहते हैं यहां देव, राजा, प्रजा इन शब्दों का उल्लेख पात्र सूचक है। मतलब जिस प्रस्तुति में देवों के पात्र का आवागमन है उसमें देवों के साथ बड़े वाजिंत्र वादक और कई सहचर भी होते हैं। देवों के पादचाप होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। इन सारी वजहों से देवों के लिए बड़े रंगमंच की जरूरत होती है, जबकि राजा के पात्र के साथ उनका रसाला देवों की तुलना में कम होता है। इसलिए प्रस्तुति में राजा एवं अन्य अधिकारी गण तथा अन्य सामान्य जन पात्रों के लिए, जन मतलब ऑडियंस नहीं, पात्रों के लिए मध्यम नाट्य गृह की रचना होनी चाहिए। भाण प्रकार के रूपक की प्रस्तुति में सिर्फ एक ही पात्र, जैसे सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण वगैरह मंच पर जब अपनी प्रस्तुति देते हैं तब उन एक पात्री रूपक की प्रस्तुति के लिए अवर मतलब सबसे छोटा 32 हस्त का अवर प्रकार के छोटे मंच की आवश्यकता होती है। भरत मुनि ने विकृष्ट मध्य नाट्य गृह के प्रकार को राजा एवं प्रजा दोनों के लिए उपयुक्त माना है। बड़े विशाल नाट्यगृह में क्या होता है ये मैं आपको साथ में बता देता हूं, क्योंकि विशाल नाट्यगृह का नाप दिया गया है, बन सकता है, बट व्हाट हैपेंस व्हेन इट टेक्स प्लेस। एंड वहां जब विशाल नाट्यगृह में 108 हस्त वाले नाट्यगृह में जब प्रस्तुति होती है तो क्या होता है, स्वर युक्त पाठ एवं नाट्याभिनय अस्पष्ट हो जाते हैं। प्रेक्षकगण उसे ठीक तरह से देख और सुन नहीं पाते हैं। इसलिए मध्यम प्रकार के नाट्यगृह को भरत ने नाट्य प्रस्तुति के लिए उपयुक्त माना है।
कुछ दशकों पहले जैसे ऐसा हुआ था कि उज्जैन में कालिदास अकादमी है, आप सबको पता है। अकादमी ने भरत के नाट्यगृह पर एक सेमिनार का आयोजन किया था और देश विदेश के कई विद्वानों ने नाट्यगृह के द्वितीय अध्याय को अपनी दृष्टि से देखा, समझा और नाट्य मंडप की डिजाइन तैयार की, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। स्लाइड नंबर 6, 7 और 8 1 बाय 1 दिखाइए। थोड़ा सा कंट्रास्ट कम कीजिए। ओके, ये देखिए, कई लोगों ने, मतलब कई विद्वानों ने अलग अलग डिजाइन प्रस्तुत की थी। 6 के बाद में 7 दिखाइए। देखिए, नाट्य शास्त्र में नाप दिया गया है और आकृति कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, ये सारी चीजें दी गई है। मगर हर कोई अपने हिसाब से सोचता है और कैसी डिजाइन हो सकती है वो देखने के लिए उन्होंने अपनी डिजाइन वहां प्रस्तुत की। 8 नंबर की स्लाइड दिखाइए। ये देखिए, विद्वान है ये सारे जिन्होंने ये प्रस्तुति की थी, मगर हुआ ये कि प्रख्यात विद्वान और संशोधक प्राध्यापक गोवर्धन पांचाल की डिजाइन का चयन हुआ और उसे प्रमाणित किया गया। प्राध्यापक पंचाल की स्लाइड दिखाइए, 009 नंबर। ये विकृष्ट मध्य नाट्यगृह का एक मॉडल भी प्रस्तुत किया गया। ये पांचाल दादा ने बनाया था मॉडल और उसे कई सालों तक कालिदास अकादमी में रखा गया। आजकल ये मॉडल कहाँ है किसी को नहीं पता, कालिदास अकादमी में भी किसी को नहीं पता। स्लाइड नंबर 9-1। अब ये आप देखिए, जो मॉडल आपने देखा वो अंदर से कैसा दिखता है। ये देखिए, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये स्टेज मतलब रंग है और ऊपर जो दिख रहा है वो प्रेक्षक निवेश है। ऊपर का जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो प्रेक्षक निवेश है। ये देखिए, इसमें 2 तल है और आजकल हम जैसे देखते हैं स्टेप प्रेक्षक गृह में देखते हैं, सेम आज से 2500 साल पहले भरत ने ये सारी चीजें लिखी और इसके हिसाब से ये मॉडल बना है। ये नीचे रंग दिखाइए। ये है स्टेज का हिस्सा, 2 तरफ मतवारिणी है, रंगशीर्ष, रंगपीठ और वेदिका। वेदिका मतलब जो सेंटर पीस है, जो आप, हाँ ये एग्जैक्टली, ये जो सेंटर पीस है ये म्यूजिशियनों के लिए बैठने के लिए वेदिका बनाई गई है 8 बाय 8 हस्त की। और उसके ऊपर जो आप देख रहे हैं वो छत जो है उसे कहते हैं षड्दारुक, क्योंकि उस वक्त उस जमाने में जैसे मैं अभी आपसे मुखातिब हूँ माइक के थ्रू, माइक्रोफोन तो था ही नहीं, बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था, तो जो भी वाजिंत्र और जो भी कलाकार अपनी प्रस्तुति गान के थ्रू दे रहे थे तो उसका जो गान है वो कहीं भटक न जाए, मतलब ऐसे हवा में उसका एक्यूस्टिक्स खराब ना हो जाए, इसके लिए ये षड्दारुक का उपयोग किया गया था, उसका डिजाइन किया गया था। अब वापस मैं आपको ले चलता हूं दादा की डिजाइन के ऊपर। G91-1, G9-1 नहीं, वो ग्राउंड प्लान, यस। ये देखिए, जो आपने मॉडल देखा दादा की डिजाइन का, पांचाल दादा की डिजाइन का, ये इसका ग्राउंड प्लान है। यहां आप देखिए, दादा ने 3 चीजें बिल्कुल साफ कर दी है। प्रेक्षागृह, जो आपने मॉडल में देखा वो प्रेक्षागृह, ये इसका ग्राउंड प्लान जो है उसमें ये प्रेक्षक निवेश है। ये जो हाफ इस तरफ का देख रहे हैं ये प्रेक्षक निवेश है। ये सेकंड हाफ जो है इस तरफ, ये पूरा रंग इसे कहते हैं, मतलब स्टेज,
नंबर 3 है नेपथ्य, मतलब यहां से ये जो हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है वो नेपथ्य है। और नेपथ्य में भी आपको और चीजें मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। ये जो प्रेक्षक निवेश है उसके बारे में सबसे पहले देखिए नंबर 1 लिखा हुआ है, एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार प्रेक्षकों के लिए। कहां से? यहां से, यस एग्जैक्टली। 2 नंबर है वो है पैसेज, गलियारा, जहां से प्रेक्षक नीचे से आएंगे अपने अपने स्थान पर जाने के लिए। 3 नंबर जो है स्टेप्स, मतलब सोपान। ये जो पूरा हिस्सा है वो 3 नंबर सोपान है, जो मैंने बताया आपको स्टेप्स। प्रेक्षक निवेश को 2 तल में बांटा गया है, जैसे आपने मॉडल में देखा, एक तल नीचे है, उसके ऊपर दूसरा तल है, मतलब वो ऊपर भी स्टेप्स है, नीचे भी स्टेप्स है। अब हम चलते हैं रंग की तरफ, मतलब स्टेज की तरफ। 4 नंबर जो आपको दिख रहा है ये है स्टेज फ्रंट, जिसे नाट्य शास्त्र में कहा गया है रंगपीठ, मतलब मुख्य अभिनय क्षेत्र। ये 16 हस्त बाय 8 हस्त, 8 हस्त का है। 5 नंबर ऑर्केस्ट्रा, जो वेदिका जो मैंने बताया षड़दारुक वाली, वो कुतुब या वेदिका या रंगपीठ के मध्य में थोड़ी ऊंचाई पर, वो ऊंचाई का नाप भरत ने नहीं लिखा हुआ है। जब कंस्ट्रक्शन होगा तब उसको सोच के 1.5 फीट करना है, 1 फीट करना है, 2 फीट करना है, ये जो आर्किटेक्ट होगा उसको सोच के करना पड़ेगा। ऑर्केस्ट्रा मतलब कुतुब के ऊपर, मतलब वेदिका के ऊपर पूरी ऑर्केस्ट्रा बैठेगी। और कभी कभी इस वेदिका का उपयोग हम एक्टिंग के लिए भी, मतलब अभिनय के लिए भी करेंगे। ये 8 बाय 8 हस्त की है वेदिका। 6 नंबर देखिए साइड स्टेज, मतलब मत्तवारिणी। ये हमेशा प्रॉब्लम करती है मत्तवारिणी। ये साइड स्टेज जो मत्तवारिणी आपको दिखती है, ये 6 नंबर में जो आप देख रहे हैं मत्तवारिणी, जिसे साइड स्टेज के नाम से दादा ने नीचे लिखा हुआ है, ये भी अभिनय क्षेत्र है। इसके बारे में बहुत चर्चाएं होती है मत्तवारिणी के बारे में, इवन आज भी बहुत चर्चाएं होती है मत्तवारिणी क्यों, कैसे, इसका उपयोग क्या है, ना हो तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत डिस्कशन उसके बारे में आज भी होता है। ये सारे डिस्कशनों का मैं जवाब अंत में आपको दे दूंगा एक वीडियो दिखा के। मत्तवारिणी एवं रंगपीठ के पीछे का अभिनय क्षेत्र है 32 हस्त का, वो है रंगशीर्ष। ये 7 नंबर जो आप देख रहे हैं, 7 नंबर जो आप देख रहे हैं, ये जो 7 नंबर, ये रंगशीर्ष है। 8 नंबर जो है एक्स कहते हैं, एक्स हस्त। 2 द्वार देविका वेदिका के दोनों तरफ और 2 द्वार जो रंग की और नेपथ्य की बीच की दीवार पर लगे हैं, जिसका उपयोग रंग पर प्रवेश और निकास के लिए है। ये है 2 द्वार। अब जो भी एक्टर ड्रेसिंग रूम से, मतलब नेपथ्य से आएगा, वो ये 2 द्वारों का उपयोग करेगा। स्त्री और पुरुष के लिए नेपथ्य मतलब ड्रेसिंग, ये 2। ये देखिए, उस वक्त अभिनय करने के लिए स्त्रियां भी उपलब्ध थी। आज से 2500 साल पहले की बात है।
तो उनके लिए ये नेपथ्य में उनका कमरा अलग था और पुरुषों का कमरा अलग था। ये आइदर और हो सकता है। उनके आने जाने के लिए द्वार भी अलग है। ये देखिए, यहाँ से ये आते हैं बाहर से, पीछे की तरफ से, और जाने का आने का ये एक रास्ता है। दोनों का अलग अलग रास्ता है ताकि एक दूसरे के साथ में भिड़ंत न हो। ये तो स्वाभाविक है कि नेपथ्य में नाटक के प्रयोग के लिए जो भी गतिविधियां होती है यह प्रेक्षक की नज़र से दूर होनी चाहिए। इसलिए रंग शीर्ष के पीछे दीवार, जिसमें 2 द्वार बने हुए हैं, उसके 4 हस्त पीछे एक दीवार का निर्माण किया गया है। ये दीवार क्यों बनाई गई है? क्योंकि नेपथ्य में नेचुरली एक्टर्स कॉस्ट्यूम्स बदलते होते हैं, मेकअप करते होते हैं, कुछ आवाज़ें आती है, तो ये आवाज़ें और ये जो इनका काम जो है वो अपने नेपथ्य में करते हैं, कॉस्ट्यूम वगैरह बदलने का वगैरह, वो ऑडियंस को डिस्टर्ब ना करे, दिखे नहीं खास करके, इसलिए ये दीवार बनाई गई। और इनका मतलब एक्टर्स का जो एंट्री एग्जिट का जो रास्ता है ये भी देख लीजिए, कहीं डिस्टरबेंस ऑडियंस को नहीं है। उनका आना जाना भी इस तरफ से है। ये देखिए, ये ऑडियंस के लिए बहुत स्मूथ है, डिस्टरबेंस कोई नहीं है। पीछे आवाज आ रही है, कुछ बातें चल रही है, अपने अपने डायलॉग कोई बोल रहा है, कॉस्ट्यूम्स बदल रहा है, ये सारी चीजें नेपथ्य में होती है। इट इज वेरी वेरी कॉमन, मतलब उस वक्त भी होती होंगी। तो उसको इसलिए उसको छिपाने के लिए, खास करके ऑडियंस को डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए ये बहुत अच्छा प्रावधान भरत मुनि ने किया था। मेकअप वगैरह के लिए और वस्तु विन्यास, मतलब जैसे सर ने बताया, आहार्य और छोटे मोटे वस्तु, मेकअप और मास्क वगैरह जो है वो रखने के लिए, प्लस कॉस्ट्यूम बदलने के लिए, मेकअप के लिए, तो 12 हस्त बाय 12 हस्त के दोनों हैं। ये जो नेपथ्य में जो 2 कमरे आपको दिखते हैं वो 12 हस्त बाय 12 हस्त मल्टीप्लाइड बाय 1.5 फीट, मतलब कितना बड़ा एरिया आप नेपथ्य को देख रहे हैं। ये भी आप देखिए, भरत मुनि ने क्या दिमाग लगाया, क्या सोच के ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये आप देखेंगे यहां से पूरा आधा जो स्ट्रक्चर है ये ऑडियंस के लिए देखिए, और एग्जैक्ट आधा जो है वो रंग है, मतलब आर्टिस्ट के लिए। ये नहीं है कि भाई आधा हम प्रेक्षक को मतलब 2/3 दे देंगे, बाकी का छोटा सा हिस्सा नेपथ्य में और रंग को देंगे, ऐसी बात नहीं है। भरत मुनि के लिए दोनों की आवश्यकता, मतलब दोनों चीजें बहुत समान है, तो उन्होंने समान उसका विभाजन भी किया। अभी आगे देखिए, ये जो विकृष्ट मध्य का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये 8 हस्त के गुणांक में है। ये इसको आप ठीक से देखिए, इस डिजाइन की ये विशिष्टता है और यह नाट्य शास्त्र में भी निर्दिष्ट है। कहीं से भी देखिए, कोई भी छोटा सा भी स्ट्रक्चर आप देखिए वो 8 बाय 8 वाले गुणांक में ही चलता है, 8 हस्त के गुणांक में ही चलेगा। ये आप एग्जैक्ट देखिए, और ये इसकी विशिष्टता है, क्योंकि नाट्य दृश्य श्राव्य कला है। ये प्रेक्षक गृह में उपस्थित प्रत्येक प्रेक्षक को दृश्यमान यानी विजिबिलिटी एवं श्रवण गम्यता, मतलब कि एकोस्टिक का ख्याल नाट्यगृह के निर्माण के समय में अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। भरत मुनि ने भी विभिन्न विधाओं द्वारा नाट्यगृह की दृष्टि रेखा, मतलब साइट लाइन एवं श्रव्य गम्यता, आज आप अहमदाबाद में भी देखेंगे
नए नए जो थिएटर बने हुए हैं, हॉल हम जिसे कहते हैं, क्योंकि वो ऑडिटोरियम तो है ही नहीं, वो हॉल ही है। हॉल और ऑडिटोरियम में काफ़ी फ़र्क है। जो कभी माफ़ करना, मगर जो हमारे शिल्पी लोग होते हैं वो समझते नहीं है कि इसकी उपयोगिता क्या है, तो हमसे कभी बात ही नहीं करते। वो अपने हिसाब से ही स्टेज और ऑडिटोरियम बना देते हैं, तो वो ऑडिटोरियम नहीं रहता है, वो हॉल बन जाता है। ऑडिटोरियम तो थिएटर के लिए होता है, नाटक के लिए होता है। चलिए ठीक, ऐसा ही है। इस संदर्भ में प्रथम उल्लेख जो आप देखेंगे, ये एक्रोस्टिक वगैरह की जो मैं अभी बात कर रहा था, वो विशिष्ट सूचना निर्दिष्ट की गई है भरतनाट्य शास्त्र में। और इस संदर्भ में प्रथम उल्लेख विकृष्ट मध्य प्रकार के नाट्यगृह की विशेषता के संदर्भ में किया गया है। विकृष्ट मध्य नाट्यगृह की लंबाई 64 हस्त मतलब 96 फीट, ये जो लेंथ है वो 96 फीट है, तथा चौड़ाई 32 हस्त मतलब 48 फीट सुनिश्चित करने के पीछे दृश्य मान्यता एवं श्रवण गम्यता का कारण मूल तत्व है। अगर आप इस प्रोपोर्शन में कोई भी थिएटर बनाएंगे तो आपको साइट लाइन या तो ऑडिबिलिटी की कोई समस्या रहेगी नहीं, इवन आज भी। इससे बड़े नाट्यगृह में एक्रोस्टिक और विजिबिलिटी का गड़बड़ हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, पाठ्य के तार स्वर उच्चारण विस्वर हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं, विस्वर हो जाते हैं। यहाँ नाट्य प्रयोग की दृश्य मान्यता एवं श्रव्य मान्यता के आधार पर विकृष्ट नाट्यगृह की श्रेष्ठता यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। इसके अलावा चतुरस्र नाट्यगृह को अगर आप देखेंगे तो वह समचौरस आकार, 10 नंबर की स्लाइड दिखाइए, 32 बाय 32 हस्त मतलब 48 फीट बाय 48 फीट, ये भी पांचाल दादा की डिज़ाइन है, गोवर्धन पांचाल साहब की। प्रोफेसर गोवर्धन पांचाल के अनुसार चतुरस्र, ये चतुरस्र है मतलब स्क्वायर है, जो हर तरफ से 32 हस्त बाय 32 हस्त का ही है। जहाँ पर आप देख सकते हैं एन का मतलब जो है वो नेपथ्य है, वो पीछे जो आपको दिखता है एन, हाँ वो मतलब उसका है नेपथ्य। पी एन का मतलब है प्रेक्षक निवेश, सामने की तरफ, यहाँ नीचे, हाँ यह। एम का मतलब मतवारिणी है, एम इस तरफ भी, और पी का मतलब पैसेज, गलियारा है, यहाँ ये पी है मतलब गलियारा है ऑडियंस को आने जाने के लिए। आरपी का मतलब है रंगपीठ, आरपी, हाँ ये पूरा एरिया। अब हम त्रिस्तर रंगमंडप को भी देख लेते हैं, 11 नंबर की स्लाइड। ये भी पांचाल दादा की डिज़ाइन है और ये 32 हस्त वाली है। 32 हस्त मतलब चारों तरफ, ये मतलब 3 तरफ की जो दीवार है वो 32 हस्त की है, मतलब 48 फीट की है। ये त्रिस्तर रंगमंडप के ग्राउंड प्लान को आप जो देख रहे हैं, ये 48 फीट बाय 48 फीट मतलब तीनों 48 फीट हैं, तीनों तरफ, जिसकी तीनों दीवारें 32 हस्त मतलब 48 फीट की है। पी का मतलब यहाँ प्रेक्षक निवेश, ये जो नीचे का हिस्सा है ये, और आर का मतलब यहाँ रंग मतलब स्टेज हुआ है। अब हम ये आपने देख लिया, 3 आकार है, 3 प्रकार के ज्येष्ठ, अवर और मध्यम प्रकार के नाट्यगृह के सारे नाप और डिज़ाइन जो भी देखे आपने, ये सारे प्रमाणित किए गए हैं कालिदास अकादमी द्वारा, और डिज़ाइन इनका बनाया गया था प्रोफेसर गोवर्धन पांचाल के द्वारा। वो ब्लू कलर का दिखाइए, ये पांचाल दादा ने, प्रोफेसर गोवर्धन पांचाल ने 1996 में ये किताब लिखी है, जिसके अंदर से ये सारे रेफरेंस मैंने लिए हैं। ये मेरा अपना कोई इसमें इनोवेशन नहीं है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रोफेसर गोवर्धन पांचाल की डिज़ाइनें दिखा रहा हूँ। और आज इस किताब को पूरे विश्व में लोग मानते हैं, और जहाँ भी रिसर्च का काम
इंडियन क्लासिकल थिएटर के बारे में होता है तो इस किताब को ही रेफर किया जाता है। अब मैं मतवारिणी के ऊपर आऊँगा क्योंकि उसकी बहुत चर्चा हर बार होती है, आज भी हो रही है। आज कहीं भी जाओ मतवारिणी की चर्चा होती है। तो उसके हिसाब से मैं आपको एक नाटक, संस्कृत नाटक दिखाना चाहता हूँ। ये मतवारिणी का उपयोग क्या होता है। 8 बाय 8 हस्त का जो है दोनों तरफ हिस्सा और खंभों से उसको अलग किया गया है, 4-4 खंभों से। ये क्यों किया गया, व्हाट इज द रीजन। तो पांचाल साहब का, मतलब प्रोफेसर पांचाल का ये मानना था कि कई नाटक ऐसे हैं, संस्कृत नाटक, जैसे दूतवाक्यम है फॉर एग्जाम्पल, या तो मृच्छकटिक है, या आप इवन स्वप्नवासव दत्तम या शाकुंतल भी देख लीजिए। तो उसमें पैरेलल सीन आते हैं। मतलब ये है कि एक लोकाल पर एक सीन चल रहा है और दूसरे लोकाल पर दूसरा सीन चल रहा है, वो दोनों पैरेलल चल रहे हैं। ये हमारे जो कवि नाट्यकार जो हुआ करते थे उस जमाने में, कालिदास से लेकर भास से लेकर भवभूति से लेकर सारे, ये उनकी अपनी टेक्निक और उनका अपनी सोच थी, वो उस तरह से लिखते थे। दोनों सीन पैरेलल चल रहे हैं। तो उस वक्त तो स्टेज के ऊपर कोई सेट वगैरह तो बनाने का कोई अवकाश ही नहीं था, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि सेट बनाया जाए, सेट को लाया जाए, सेट को निकाला जाए। तो दोनों तरफ, मतलब एक तरफ गार्डन का सेट लगा हो, एक तरफ महल का सेट लगा हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं था। तो कैसे किया जाए। अब पांचाल दादा का रिसर्च ये कहता है कि ये जो 2 मतवारिणी है, ये 2 मतवारिणी अलग अलग लोकाल पे चल रहे दृश्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, मतलब प्रेक्षकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, दोनों लोकाल को साथ में पैरेलल दिखाने के लिए मतवारिणी का उपयोग होता है। और ये पांचाल दादा ने सिद्ध करके बताया था। उनका पहला नाटक था 1990 में दूतवाक्यम, जिसमें मैंने प्रधान भूमिका की थी वासुदेव की। तो उस वक्त ये सारी चीज़ें हमारी समझ में आई क्योंकि पांचाल दादा ने काफ़ी रिसर्च करके हमें बताया था कि इस तरह से होता है। और हमें देश और दुनिया को दिखाना है, हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों पैरेलल जो सीन है वो एक ही स्टेज पे 2 मतवारिणी के रूप में, अलग अलग लोकाल के रूप में हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको वीडियो के जरिए दिखाऊंगा। हालांकि नाटक वही है दूतवाक्यम, मगर एमएस यूनिवर्सिटी के एमए के स्टूडेंट्स, नाटक के एमए के स्टूडेंट्स के साथ में मैंने एक वर्कशॉप किया था और उनको भी ये सारी चीज़ें समझाने के लिए वर्कशॉप के जरिए एक नाटक दूतवाक्यम का मैंने दोबारा, मतलब पांचाल दादा के दूतवाक्यम का ही मैंने रिकंस्ट्रक्शन किया था। सिर्फ एक चेंज किया था। पांचाल दादा ने पूरा नाटक संस्कृत लैंग्वेज में, भाषा में किया था, मगर मैंने ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए उसको ड्यूअल लैंग्वेज में, हिंदी और संस्कृत में किया था, ताकि ऑडियंस की समझ में लैंग्वेज आए। तो उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मतवारिणी को क्लियर करने के लिए। प्लीज़ शो दी वीडियो। ये देखिए, वाक्या तो बिल्कुल नॉर्मल है, सामान्य है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। ये दूतवाक्यम की जो स्टोरी है ये सबको पता है। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं दुर्योधन के पास में दूत बनकर और छोटी सी जमीन, छोटा सा हिस्सा मांगते हैं पांडवों के लिए। वो वाक्या है और किस तरह से वो अपमान करता है दुर्योधन उनका, ये बात इसमें कही गई है भास के द्वारा, महाकवि भास के द्वारा। तो महाकवि भास ने ये कहा कि दुर्योधन ये चाहता है कि जब वासुदेव अपनी मंत्रशाला में, मतलब अपने दरबार में जब आए, तो लोग जितने भी मेरे राजा गण हैं, मेरे अंडर में आश्रित हैं, ये और मेरे सारे साथी, यहाँ तक कि कर्ण भाई भी, उनको कोई तवज्जो न दे, मतलब खड़े होकर उनसे प्रणाम वगैरह न करे, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है श्री कृष्ण कौन थे।
तो नेचुरली सब खड़े हो जाएंगे और उनको मतलब उनके सामने प्रणाम करेंगे। तो वो ये चाहते थे दुर्योधन कि ये न हो, तो मैं क्या करूं? तो सबसे पहले तो उन्होंने दंड घोषित कर दिया, अगर कोई भी खड़ा होगा प्रणाम करेगा तो उसको 10 मुद्राएं सुवर्ण मुद्रा का दंड होगा, ये उसने घोषित कर दिया। फिर उसके बाद में वो खुद सोचता है कि बाकी लोगों को तो मैंने दंड घोषित कर दिया, वो खड़े नहीं होंगे, मगर मैं क्या करूं? अगर मैं उनके मतलब उनको देख के अपने आप ही खड़ा हो जाऊंगा तो वो तो गलत हो जाएगा। तो उसने सोचा कि मैं कुछ आइडिया करता हूं। तो एक तो कृष्ण को अपमानित भी करूंगा और दूसरा मैं ये दिखाऊंगा कि मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं तुम्हारी तरफ देखता ही नहीं हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? तो एक चित्र उन्होंने बनाया था उस वक्त। कौन सा चित्र था? जब द्यूत में ये पांडव हार गए थे और द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उसका एक बड़ा चित्र बनाया गया था। तो उसको वो मंगाते हैं दुर्योधन और कहते हैं ममाग्रतः प्रसारया, मेरे सामने इसका प्रसार करो और मैं उसे देखता ही रहूंगा और खुश होता रहूंगा, ताकि मैं श्री कृष्ण की एंट्री को बिल्कुल इग्नोर करूंगा। तो ये जो दृश्य है, ये पांचाल दादा की मतलब सोच देखिए। उन्होंने ये सोचा कि ये दृश्य जो ड्राइंग किया गया है, पेंटिंग किया गया है, वो मैं स्टेज पे लाके दिखाऊंगा फिजिकल रूप में, तो ऑडियंस जो है वो तो देख नहीं पाएगी ठीक से और समझ नहीं पाएगी। तो उन्होंने क्या किया, ये पूरे दृश्य को पर्सोनिफाई कर दिया, मतलब ये पूरे पेंटिंग को पर्सोनिफाई कर दिया। 5 पांडवों को, द्रौपदी को, सारे लोगों को पर्सोनिफाई कर दिया। तो ये पर्सोनिफाई करके कहाँ उनको बिठाया जाए, कहाँ? क्योंकि ये तो पेंटिंग है, तो पेंटिंग तो आप कहीं भी वैसे फिजिकली रख सकते हो, मगर ये जब पर्सोनिफाई करते हैं तो वो तो आर्टिस्ट हैं, बॉडी है, उनके शरीर है, वो एक्टिंग करेंगे। तो कैसे किया जाए? तो उन्होंने ये बताया कि ये एक मत्तवारिणी जो राइट तरफ की जो है, उसमें ये पर्सोनिफिकेशन वाला पूरा जो है दृश्य वो हम दिखाएंगे। ये इसकी एंट्री है, ये पेंटिंग लाया जाता है दुर्योधन के आदेश पर। वो कैसे इसकी एंट्री होती है और कैसे ये दृश्य मत्तवारिणी में परफॉर्म होता है, ये पहले देखिए एक मत्तवारिणी में। फिर दूसरे मत्तवारिणी में मैं आपको लेके जाऊंगा, दिखाइए। ये पेंटिंग आ गया है, उसके सामने से ये यवनिका हट गई। ये दुर्योधन है, महाकवि भास ने हर एक कैरेक्टर के लिए एक एक श्लोक लिखा था। तो उस श्लोक के वो गाया जाता है और उसके दौरान वो कैरेक्टर खड़ा होता है और वो अपनी एक्टिंग करता है। श्लोक जो कहता है वही एक्टिंग करता है। ये द्रौपदी का श्लोक है। ये भीम है। तो इस तरह से पूरा दृश्य जो है, पांचों पांडवों को लेकर एक श्लोक जो कहा गया है, इस तरह से एक्टिंग करके दिखाते हैं। उस श्लोक में जो कहा गया है वही, मतलब पूरा पर्सोनिफाई करके पूरा दृश्य जीवंत कर दिया।
ये युधिष्ठिर उन्हें मना कर रहे हैं कि ये मत करो, यू शुड नॉट। ये अर्जुन है, देखिए। ये नाट्य शास्त्रिक स्टाइल का जो मैंने उल्लेख किया, तो नाट्य शास्त्रिक स्टाइल क्या है? नाट्य शास्त्र में जो सारी चीज़ें लिखे हैं उसके मुताबिक आप परफॉर्म करोगे। तो नाट्य शास्त्र में ये भी लिखा है कि जितने कैरेक्टर्स हैं, जितने पात्र हैं, उन्हें हस्त मुद्राएं भी करनी है अपने डायलॉग्स के साथ में। तो ये आपने देखा, अर्जुन की हस्त मुद्रा देखी, भीम की हस्त मुद्रा आपने देखी। मेन बात ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मत्तवारिणी का ये एक उपयोग, एक मत्तवारिणी का ये आपने देखा, ये एक लोकाल, ये एक दृश्य, एक जगह जो हमने दिखाई है आपको, मतलब पांचाल दादा का ये कंपोजिशन था। अब मैं आपको दूसरा, मतलब जो सेकंड मत्तवारिणी है उसका क्या उपयोग हो रहा है पैरेलली। ये तो दृश्य है जो चल रहा है, मतलब पैरेलल दूसरा जो दृश्य अभी आ रहा है वो क्या है? वे कृष्ण की एंट्री है। तो कृष्ण की एंट्री सीधी तो यहां अंदर दरबार में तो नहीं हो सकती है। तो दादा ने ये कहा कि सेकंड मतवारिणी है, वहां कृष्ण आके खड़े हो जाएंगे अपने, मतलब दरबार के अंदर, राज दरबार के अंदर में जाने के पहले उनके पास में अपने कुछ डायलॉग्स हैं, श्लोक है, उसका वो पठन करेंगे और ऑडियंस को बताएंगे कि ये सारी चीज़ें, ये जो ऐश्वर्य जो आपको दिख रहा है दुर्योधन का, वो क्षणिक है, अब कुछ ही समय में ये समाप्त होने वाला है। ये सारी चीज़ें श्री कृष्ण सीधा संवाद करते हैं ऑडियंस के साथ में। तो ये हो गया दूसरा लोकाल। यहाँ आप देखिएगा उनकी एंट्री राज दरबार में सीधी नहीं हो रही है। सेकंड दृश्य 24 वाला। द्रौपदी के अपमान से शत्रु सेना के गजराजों के कुंभस्थल को विलीन करने वाले, उग्र गदा को धारण करने वाले भीम की प्रबुद्ध गोदावरी से और रण क्षेत्र में अर्जुन के बाण की वायु से और भी उद्दीप होकर इस सौरवर का विनाश हो गया। ऐसा मैं देखा। ये सुयोधन का शिविर। देखिए, सुयोधन कहते हैं, दुर्योधन नहीं कहते हैं।
रूप से महाराजाओं का निवास स्थान इंद्रलोक की भांति बना हुआ है। वस्त्रागार खूब बड़ा है और अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से पूर्ण है। घुड़साल में उत्तम घोड़े निहार है और मत गजराज चिगाड़ते हैं। दुर्योधन का ये विस्तृत ऐश्वर्य पांडवों को कष्ट देने और अनादर के कारण शीघ्र नष्ट हो जाएगा। कटुवश, गुण से द्वेष रखने वाला और अपने ही बांधवों पर भी दया न करने वाला दुर्योधन मुझको देखकर संधि रूप कार्य नहीं करेगा। ये देखिए, अभी चित्र यवनिका उनके आगे से हट गई, मतलब अभी इनका एंट्रन हुआ। ये अनुचर को पूछते कि प्रविष्टव्य, मैं प्रवेश कर सकता हूं। ये एंट्री हुई अब मेन दरबार के अंदर में। ओके, होल्ड इट, ओके। होल्ड इट। तो ये दो मतवारिणी का उपयोग जिस तरह से पांचाल दादा ने हमें सिखाया वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, और भरत के रंगमंडप को जो जितना मैं जानता हूँ, समझता हूँ और जिसके बारे में मैं सीखा हूँ, ये आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। थैंक यू सो मच। धन्यवादः महोदय। इदम् अस्माकम् अन्यतमं सौभाग्यं यद् अर्बन् मैनेजमेंट सेंटर इति संस्थानस्य संस्थापिका निदेशिका श्रीमती मन्विता बराडी महोदया अस्मासु परोक्षरूपेण उपस्थिता। सा भरतमुनेः नाट्यशास्त्रम् अधिकृत्य चलच्चित्ररूपेण स्वकीयं वक्तव्यं प्रेषितवती। वयं तत् चलच्चित्रं पश्यामः। तो આપણે વાત શરૂ કરીએ। ભારતના થિયેટર આપણે મોટે ભાગે લોકો જે સમજે છે પ્રોસિડિયમ આર્ટ થિયેટરની વાત કરતા હોય, એટલે એમ લાગે કે જાણે થિયેટર એટલે એક બાજુ સ્ટેજ અને એક બાજુ ઓડિયન્સ। કદાચ એ રીતે જ આપણે અત્યારે પણ ગોઠવાયેલા છે કે મંચ છે, મંચની સામે તમે છો, પણ थिएटर स्पेसेस જે પ્રેક્ષક અને એક્ટરનો સંબંધ એ જ રીતે રહ્યો નથી। ઇટ ઇઝ ઇવોલ્વ થ્રુ ધ સેન્ચુરીઝ। એટલે એક બાજુ જ એક્ટર રહીને તમારી સમક્ષ પરફોર્મ કરે એવું નહીં। એક્ટર વચ્ચે પણ હોય ને ઓડિયન્સ આજુબાજુ હોય, એક્ટર નીચે હોય ઓડિયન્સ ઉપર હોય, એ પણ સંબંધ રહ્યો છે। અને આ જે છે એક ફ્રન્ટલ અનુભવ પ્રોસિડિયમ આર્ચ એવી રીતે આવી કે થિયેટર આર્કિટેક્ચરના જ્યારે હોલ મોટા થતા ગયા અને એવું આર્કિટેક્ચરની દ્રષ્ટિએ અને નાટક લખાણની દ્રષ્ટિએ જરૂર પડી કે વાઇડર ઓડિયન્સ સુધી, વધારે ઓડિયન્સ સુધી વાત પહોંચાડવી હોય ત્યારે થોડું ફ્રન્ટલ એક સિચ્યુએશન ઊભી થઈ। અને આર્કિટેક્ચરના જે મટીરિયલ્સ અને ટેકનિક્સ ડેવલપ થયા એમ હોલ મોટા કરવાની પોસિબિલિટી આવી, એટલે આર્ચ બની, કે આર્ચ કેન સ્પેન વાઇડર। એટલા માટે ઓડિટોરિયમ આવા જે તમે બેઠા છો એવા બન્યા। હવે પણ આ જ વસ્તુ કદાચ વધારે લોકોએ એમ માન્યું છે કે ગ્રીસ અને રોમન આર્કિટેક્ચર, ગ્રીક આર્કિટેક્ચર એ રોમન આર્કિટેક્ચરમાં, એટલે ગ્રીસ અને રોમમાં જે થિયેટર્સ હતા, એમ્ફી થિયેટર્સ હતા, જે ખુલ્લામાં પરફોર્મન્સ હતું, એક બાજુમાં ને સ્ટેજ હતું, ઊંચું હતું અને 10,000 જેટલી ઓડિયન્સની કેપેસિટી। કારણ કે ગ્રીસમાં પણ પર્વતો છે એટલે એ લોકોએ હિલ સ્લોપ્સનો ઉપયોગ કર્યો
અને રોમમાં હિલ્સ નહોતા પણ ગ્રીસની ચઢાઈ એ લોકો કરતા ને એ લોકો વચ્ચે ગ્રીસ અને રોમ વચ્ચે હંમેશા કોન્ફ્લિક્ટ રહ્યો છે પણ કલ્ચરલ એક્સચેન્જીસ પણ રહ્યા છે એટલે રોમન્સ સો એમ્ફીથિએટર્સ ઓફ ગ્રીસ અને એનું અનુકરણ કરી એમને લાર્જ કોલોઝિયમ્સ બાંધ્યા અને એ પણ આજુબાજુ ઓડિયન્સ વચ્ચે પરફોર્મન્સ સ્પેસ હોય એટલે લોકો એવું માને છે કે આ આપણા થિયેટર સૌથી જૂના હતા અને એ એક આસ્પેક્ટ હતો પણ ઘણા સંશોધન 1960ની આસપાસ એકચ્યુઅલી 1920ની આસપાસ ધોળાવીરામાં એક પરફોર્મન્સ સ્પેસ મળી છે ધોળાવીરાની સ્પેસ લાંબી છે અને that is supposed to be the oldest performance space in the world કે 5000 જૂની આ સંસ્કૃતિ આપણે ઇન્ડસ વેલી સિવિલાઇઝેશન કહીએ કે હરપ્પન મોહેંજો-દડોના સિવિલાઇઝેશન એટલે ધોળાવીરામાં એક્સકેવેશન્સમાં મળી છે 5000 વર્ષ પૂર્વે આપણે ત્યાં એક લાંબી પરફોર્મન્સ સ્પેસ જેમાં રિચ્યુઅલિસ્ટિક નાટકો ડાન્સ સ્પેસ હતું અને એ કદાચ સૌથી જૂની રંગભૂમિ ગણાય એની સાથોસાથ જ્યારે જૈન અને બુદ્ધિસ્ટ કલ્ચરલ વાતો અને લિટરેચર ઊભું થયું ત્યારે પણ ઋષિમુનિઓ ત્યારે કે ત્યાંના આપણા જૈન મુનિઓ અને બૌદ્ધના મુનિઓ કેવ્સમાં એટલે ગુફામાં રહીને પ્રવચનો આપતા અને નાના નાના પરફોર્મન્સીસ હતા અને એના માટે ગુફામાં થિયેટર હતું અને એના એવિડન્સ રૂપે આપણી પાસે ફોટોગ્રાફ્સ છે જે ઉદયગીરી ખંડગીરી બંને જે ઓડિશામાં છે ત્યાંના કેવ્સમાંથી જાણવા મળે છે અને ઉપરકોટ જુનાગઢમાં ગુજરાતમાં ત્યાંના પણ સ્પેસીસ એવા છે અને એ કેવી રીતે ખબર પડી કારણ કે ત્યાં કોલમ્સ અને બીમ્સ ઉપર નકશીકામ છે કે કોતરણી છે કે એના સ્કલ્પચર્સ એવા છે જેનાથી ખબર પડે કે ડાન્સ મ્યુઝિક અને થિયેટર એક આપણો અભિન્ન અંગ હતો પરફોર્મન્સ થતા હતા અને વાત થતી બીજી વાત મહત્વની એ જાણવા જેવી છે કે નાટ્યશાસ્ત્રને પાંચમો વેદ ગણવામાં આવે છે એટલે નાટ્યશાસ્ત્ર 4 આખા વેદો પછી લખાણ પછી ડોક્યુમેન્ટ થયું પરફોર્મન્સ હિસ્ટરી પહેલાંથી હતા એના એવિડન્સીસ આપણને મળે છે પણ નાટ્યશાસ્ત્ર 2nd સેન્ચુરી BC-થી 2nd સેન્ચુરી AD દરમિયાન 400 વર્ષ દરમિયાન લખવામાં ડોક્યુમેન્ટ થયો અને ઇટ ઇઝ એટ્રીબ્યુટેડ ટુ ભરત મુનિ હવે એના પણ વાદ વિવાદ છે ભરત મુનિ એક વ્યક્તિ હતા કે ભરત એટલે એક્ટર અને એક્ટરના સમૂહે ભેગા થઈને નાટ્યશાસ્ત્રને ડોક્યુમેન્ટ કર્યું એન્ડ ઇટ વોઝ અ લિવિંગ ટ્રેડિશન અને આ વાત નાટ્યશાસ્ત્રમાં જે રીતે 4 અભિનયના પ્રકારોની વાત કરી છે
નેપથ્ય અથવા બેક સ્ટેજ ડિફાઇન છે. એ થિયેટરનું મોડલ મારી પાસે છે અને આવો આપણે જોઈએ. નાટ્યશાસ્ત્રમાં જે નાટ્ય મંડપની વાત કરવામાં આવી છે એને સમજી એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરી મારા ગુરુ શ્રી ગોવર્ધન પંચાલે એનું મોડલ માટેના સ્કેચીસ બનાવેલા. એ સ્કેચીસ ઉપરથી અમે એના ફૂલ ડ્રોઈંગ્સ બનાવ્યા અને એની ઉપરથી આ મોડલ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આ છે મેં જે પહેલાં વર્ણવ્યું એ રેક્ટેન્ગ્યુલર થિયેટરની વાત છે, જે બે ચોરસ અથવા મલ્ટિપલ ટ્રાયંગલ થિયેટરના કોન્સેપ્ટ ઉપરથી જાણે આ વધારે રિફાઇન્ડ વર્ઝન થિયેટરનું હોય એ પ્રમાણે આપણને લાગશે. બીજું, ગોવર્ધન પંચાલે આ જે કઈ સ્ટાઇલ ઓફ આર્કિટેક્ચર હોઈ શકે, ઇટ્સ બીન અ લિવિંગ ટ્રેડિશન. એટલે એમણે ગુપ્તા પીરિયડના આઇકન્સ લઈ અને એના સ્કેચીસ કરેલા. એટલે તમને એ પણ લાગશે કે ચૈત્ય વિન્ડોઝ છે એ પ્રમાણેનું રૂફ બનાવ્યું છે. એ એક્સિડેન્ટલ છે કે એમણે ગુપ્તા પીરિયડમાં આ ભરત મંડપ જે ભરતનાટ્ય શાસ્ત્ર ઉપરથી વર્ણવ્યું છે એને એ પીરિયડમાં મૂક્યો છે. ઇટ કુડ હેવ બીન પ્રાયર ઓર પોસ્ટ ઓલ્સો, કારણ કે આપણી પાસે અત્યારે દેશમાં કે ક્યાંય પણ આપણા આખા સબકોન્ટિનેન્ટમાં આવા નાટ્ય મંડપનું એક્ઝિસ્ટન્સ નથી. પણ એના એલિમેન્ટ્સ આપણા ફોક થિયેટરમાં છે અને આપણા ક્લાસિકલ થિયેટર્સમાં છે ઓફ પરફોર્મન્સીસ. ફિઝિકલ ફોર્મમાં નથી, કારણ કે ત્યારે લાકડાનો ઉપયોગ થતો અને એ લાકડા આટલા વર્ષો 5000 યર્સ ઓર પ્લસ માઇનસ 1000 યર્સમાં રહ્યા ના હોય. પણ લિવિંગ ટ્રેડિશન તરીકે ઉત્તમ કલામાં કેરળમાં જે પરફોર્મન્સ થાય છે કુડિયાટ્ટમનું, એ જે નાટ્ય મંડપમાં થાય છે કે એ નાટ્યઘરમાં થાય છે કે નાટ્યગૃહમાં થાય છે, એની ઉપરથી એસેન્સ લીધો, આર્કિટેક્ચર સ્ટાઇલ ગુપ્તા પીરિયડની રાખી અને એ ઉપરથી અમે આ મોડલ ડિઝાઇન કર્યું છે. આપને હવે હું ખોલીને બતાવું ક્યાં ઓડિયન્સ બેસે, ક્યાં એક્ટર્સ પરફોર્મ કરે અને કેવી રીતની સ્પેસીસ ડિફાઇન નથી એ વાત કરી. મેં જે બુદ્ધિસ્ટ આર્કિટેક્ચર અથવા ગુપ્તા પીરિયડની વાત કરી એ આ ચૈત્ય ઉપરથી તમને ખ્યાલ આપશે. અને નીચે જોશો તો આ રૂફ છે, છાપરું છે થિયેટરનું. એમાં જે આર્ચેસ અને જે વુડન કામ કર્યું છે, જે મોડલમાં અમે બનાવવાની કોશિશ કરી છે, એ એકોસ્ટિક્સ માટે છે. કારણ કે નાટકમાં એકોસ્ટિક્સ તો જોઈએ જ. નાટકમાં અને નાટ્ય ગૃહ બનાવવામાં લાકડાનો ઉપયોગ થતો અને આ અમે મોડલ પણ લાકડાનું જ બનાવ્યું છે. આ મેઇન એન્ટ્રન્સ છે. ઓડિયન્સ અહીંથી અંદર જાય, જે અંદર આવીને આ પગથિયા ઉપર ગોઠવાય અને આ છે એન્ટ્રન્સ એક્ટરો માટે, જે નેપથ્યમાં તૈયાર થાય અને પછી એમની જ્યારે એન્ટ્રી હોય ત્યારે એ લોકો આ સ્પેસમાં એક્ટર સ્પેસમાં આવીને ભજવે. આ લંબચોરસને બે ચોરસમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે. એક ચોરસ એક્ટરનો, બીજો ચોરસ ભાગ છે એ ઓડિયન્સનો. વળી પાછું આ ચોરસ ભાગને બે લંબચોરસ ભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે. એક છે આ ફ્રન્ટમાં ઓડિયન્સ દેખાય એ, અને બીજો આ લંબચોરસ ભાગ જે એક્ટરની પાછળ નેપથ્ય અથવા બેક સ્ટેજ માટે વપરાવવામાં આવે, એને પણ બેમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે. એક સ્ત્રીઓ માટે, એક પુરુષો માટે. ત્યારે ફિમેલ કેરેક્ટર્સ અને ફિમેલ પરફોર્મર્સ હતા એવું લાગે છે. હવે આ જે લંબચોરસ ભાગ છે એમાં પણ 3 ડિવિઝન્સ છે. આ એક, આ બીજું અને આ ત્રીજું. આ જે ખાસ છાપરું આપીને એક સ્પેસ ડિફાઇન છે એને મ્યુઝિશિયન્સ માટે, કારણ કે આપણા થિયેટરમાં ડાન્સ, મ્યુઝિક અને થિયેટર એટલે ડ્રામા ત્રણેયનો ઉપયોગ થતો. આમાં મ્યુઝિશિયન્સ બેસતા, વાજિંત્રો હોય, ગીત હોય સાથે અહીંયા બેસે. આ બંને સ્પેસીસ તમે જ્યાં જોશો એ મોસ્ટલી એક્ટર્સની છે, જેનું એન્ટ્રન્સ અહીંયા નેપથ્યમાંથી આવે, કાં તો અહીં હોય, કાં તો અહીં હોય, કાં તો અહીં હોય. આ બંને સ્પેસીસને મત્તવારિણી કહેવામાં આવે છે. મત્તવારિણી
એ સ્પેસ છે કે જ્યાં સાયમલ્ટેનિટી ઓફ એક્શન, મેઇન એક્શન જો અહીં થતું હોય તો એની સાથેના એક્શન્સ, કે સપોઝ અહીં એક્ટર હોય એને કંઈક યાદ આવે તો એ અહીં ભજવાય, કે શકુંતલા અહીં ઊભી હોય ને યાદ કરે દુષ્યંતને સાયમલ્ટેનિયસલી એ જ સમયે, તો દુષ્યંત આ સ્પેસમાં કે આ સ્પેસમાં હોય. એટલે આ 3-4 સ્પેસીસ બહુ જ મહત્વની ને બહુ જ યુનિક છે આપણા માટે. આ થિયેટર્સ કોમ્પેક્ટ હતા, મેક્સિમમ 100, 125, 200 લોકો કદાચ અહીંયા બેસતા. કાળિદાસ અને ભાસના નાટકો કદાચ આવા જ નાટ્ય મંડપોમાં ભજવાતા. આજે તમે ભાસનું એક એવું જ નાટક જોવા જઈ રહ્યા છો. એટલે આ એક તમને નાટ્ય ગૃહની કે નાટ્ય મંડપની એક રેફરન્સ માટે આ વાત મિહિરભાઈ ગોઠવી છે. એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. धन्यवादाः. यद्यपि अस्माकं नाट्यरसिकानां लावण्यम् आचमनेन न दोषः भवति, तथापि समयस्य मर्यादाम् अवलोक्य इदं सत्रम् इदानीं सम्पत्स्यते. समागतेभ्यः विद्वद्वक्तृभ्यः श्रोतृभ्यश्च धन्यवादं विज्ञप्य विदुषां ज्येष्ठानां च अनुज्ञापूर्वकम् इदं सत्रं समाप्तम् इति घोषयामि. હવે તરત પછી ત્યાં ઉદ્યાનની અંદર દૂતવાક્યમ નાટ્યનું મંચન થશે, જે આપણે સરના મુખેથી થિયરીના રૂપે સાંભળ્યું એનો જ પ્રેક્ટિકલ અનુભવ કરવા આપ સૌ ત્યાં અવશ્ય પધારજો. ત્યારબાદ ભોજનની સુવિધા રાખેલી છે, જેના માટે પાસ આપને અહીં દ્વાર પાસેથી મળી રહેશે. આપણે આની સાથે આ સત્રને સંપન્ન કરીએ. જય સંસ્કૃતમ, જય ભારતમ. નમસ્તે.